हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज अपने इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन हीमोग्लोबिन पर करेंगे। राइट, हीमोग्लोबिन, इसके पहले हम लोग आरबीसी पर डिस्कशन कर चुके हैं, ब्लड में पाई जाने वाली रेड ब्लड कार्पोसिल्स। और हमने आपको बताया था कि रेड ब्लड कार्पोसिल्स का जो कलर जो है, जो अपीयर कर रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ रेड कलर पिगमेंट दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन, and it is found in the cytoplasm of RBCs only in the case of vertebrates. You know, hemoglobin also found in invertebrate animals just like in annelids. हम आपको बता चुके हैं कि फाइलम एनिलिडा के जो एनिमल्स हैं इनमें भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रेड कलर पिगमेंट, जो कि ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने का काम करता है। लेकिन फाइलम एनिलिडा के जो एनिमल्स हैं उनमें रेड ब्लड कार्पोसिल नहीं पाई जाती है। हमने आपको बताया था कि रेड ब्लड कार्पोसिल्स जो होती हैं, दीज आर ओनली फाउंड इन द ब्लड ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल्स। सो इन केस ऑफ एनिलिड एनिमल्स द हीमोग्लोबिन वाज फाउंड in blood plasma in dissolved form. But in case of vertebrates, to accommodate this red color pigment that is very important, special cells red blood corpuscles found. आरबीसी के बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज उस आरबीसी में पाए जाने वाले इसी हीमोग्लोबिन पर हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. This one is a conjugated hemoglobin is a conjugated protein. आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन्स होते हैं ये सिंपल प्रोटीन्स होते हैं और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं ये पॉलीमर होते हैं मोनोमर एमिनो एसिड्स के। लेकिन जब कोई सिंपल पॉलीपेप्टाइड मींस द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, जब किसी नॉन प्रोटीन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब कि प्रोटीन प्लस इस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब क्या हुआ? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मतलब यह है कि प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। Such kind of protein molecule that is a complex of proteinaceous part plus non-protein part. Here in this case, in hemoglobin molecule, the protein part is known as globin. In hemoglobin, the protein part is globin and the non-protein part is हीम, दिस वन। इस तरह से ये दो कंपोनेंट्स हैं हीमोग्लोबिन में, एक कंपोनेंट इसका ग्लोबिन और दूसरा कंपोनेंट इसका हीम है। ये जो ग्लोबिन कंपोनेंट है इट इज प्रोटीन और ये जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है इट इज द हीम। राइट, अब अगर हम ये देखें, ये जो ग्लोबिन पार्ट होता है ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। दिस वन, ये क्या होती है? दिस वन इज द पॉलीपेप्टाइड चेन। आपने पढ़ा होगा ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इट इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। पॉलीपेप्टाइड स्टैंड्स फॉर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। तो इस तरह से ये जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं जिनको हम एमिनो एसिड्स कह रहे हैं, ये चेन में यूनाइट होकर के पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से एक लंबी चेन बनाती हैं और इस चेन को हम नाम क्या देते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं और यही ग्लोबिन प्रोटीन होती है। और हीमोग्लोबिन में ये जो ग्लोबिन चेन होती है ये बेसिकली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? ये बेसिकली 3 प्रकार की चेन होती है। इसमें अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है और गामा चेन होती है।
अगर हम बात करें अल्फा चेन में, तो इट इज मेड अप ऑफ 141 डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड मोनोमर्स, राइट, एंड रेस्ट अदर दीज टू ईच कंटेन 146 एमिनो एसिड्स, 146 एमिनो एसिड मोनोमर्स इन दोनों चेन्स में होती है, बीटा चेन में और गामा चेन में होती है, और अल्फा चेन में 141 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, राइट। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें ग्लोबिन, जिसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कह रहे हैं, तो दिस ग्लोबिन और पॉलीपेप्टाइड चेन इज मेड अप ऑफ दीज 141 एमिनो एसिड्स इन केस ऑफ अल्फा चेन and 146 amino acids in case of beta chain and 146 amino acids in case of gamma chain। हम ये बात करेंगे कि एक समय में दो ही प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, दो तरह के हीमोग्लोबिन होते हैं, एक तो एडल्ट में हीमोग्लोबिन होता है और दूसरा फीटल हीमोग्लोबिन होता है। ये फीटल हीमोग्लोबिन क्या है? बच्चा जब गेस्टेशन की कंडीशन में होता है, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट उसका हो रहा होता है माँ के यूट्रस में, हम उसे क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। और फीटस के शरीर में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसको हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है वो एडल्ट हीमोग्लोबिन से थोड़ा सा डिफर करता है। किस मामले में? इस चेन के मामले में। तो अल्फा चेन तो दोनों में पाई जाती है, एडल्ट हीमोग्लोबिन में भी और फीटस में भी पाई जाती है, लेकिन ये जो गामा चेन है ये केवल फीटल हीमोग्लोबिन में होती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसमें अल्फा और गामा पाए जाएंगे, और जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें अल्फा और बीटा पाए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इस तरह से दो प्रकार के हीमोग्लोबिन हो गए, HbA एंड HbF। Hb स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन। यू कैन राइट हियर द टर्म Hb। दिस Hb is of two type, one that is HbA and the other is HbF। This HbA stands for adult hemoglobin, and this HbF stands for fetal hemoglobin। अब अगर हम पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बात करें तो इस केस में पॉलीपेप्टाइड चेन अल्फा, दो चेनें अल्फा की होती हैं और दो चेन बीटा की होती हैं। और अगर हम फीटल हीमोग्लोबिन की बात करें तो दो चेन अल्फा होती है और दो चेन इसमें गामा की होती है। तो ये हो गया टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, वन दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एडल्ट एंड द अदर दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ fetus। The fetal hemoglobin is this one and it is made up of two polypeptide chains of alpha type and two polypeptide chains of gamma type। In case of adult, this one is known as HbA, and here adult hemoglobin contains two polypeptide chains of alpha polypeptide or alpha globin and two polypeptide chains of beta type, right। तो इस तरह से ये दो प्रकार के हीमोग्लोबिन हो गए। हम अभी तक आपसे डिस्कशन केवल टाइप पर कर रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप जान चुके हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स फाउंड इन आवर बॉडी, वन दैट इज सिंपल प्रोटीन एंड द अदर इज कंपाउंड प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अगर किसी भी प्रोटीन के साथ कोई नॉन प्रोटीन कंपोनेंट लगा होता है तो हम इस प्रकार के प्रोटीन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की श्रेणी में रखते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन, सल्फोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, इस तरह से तमाम इनके नाम दिए गए हैं। यहाँ पर हीमोग्लोबिन कहा गया है। ग्लोबिन स्टैंड्स फॉर प्रोटीन एंड हीम फॉर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट। अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट मिल करके हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो इस तरह से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में एक प्रोटीन कंपोनेंट, दूसरा नॉन प्रोटीन कंपोनेंट इज नोन एज हीम एंड दिस प्रोटीन कंपोनेंट इज नोन एज ग्लोबिन। ग्लोबिन में पॉलीपेप्टाइड चेनें ये हैं, और ये तीन तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन अभी हमने आपको बताया, अल्फा चेन, बीटा चेन एंड गामा चेन। अल्फा एंड बीटा चेन आर फाउंड इन एडल्ट हीमोग्लोबिन and alpha and beta chain in adult hemoglobin and alpha and gamma chains in fetal hemoglobin। यहाँ तक की बात क्लियर। अब आइए और स्ट्रक्चर पर हम बात करें, और सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो हीम पार्ट होता है, जो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है, ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ कम टू सी व्हाट इज द हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन।
नाउ कम टू सी द हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये हीम है क्या, यह एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, कंपोनेंट है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि हीम आपके शरीर की जो सेल्स हैं उनके किस सेल ऑर्गेनेल में बनता है, राइट। वन क्वेश्चन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, often asked here, and here it is what? It is the heme part that is synthesized in the mitochondria. It is synthesized in the mitochondria of the cell, heme. और ध्यान रहे कि हीम इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? इट इज द पोरफायरिन। कॉमनली यू कैन से दैट इट इज द पोरफायरिन। क्या चीज है ये है बेटा, ये पोरफायरिन है। इट इज द पोरफायरिन ऑफ आयरन, Fe++। इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की हीम में +2 होती है, हीमोग्लोबिन में। वैसे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की वेरिएबल है और ये +3 भी होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन में आयरन इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ +2। तो आयरन Fe++ के फॉर्म में होता है, Fe+3 के फॉर्म में नहीं होता, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +2 होगी आयरन की। इट इज द पोरफायरिन ऑफ आयरन। व्हाट डू मीन बाय पोरफायरिन? अब अगर हम बात करें कि पोरफायरिन, तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। इनमें एक तो पाइरोल होता है, पाइरोल रिंग, और दूसरा इसमें होता है आयरन, जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 वाला होता है। इन दोनों से मिल करके क्या बनता है? इन दोनों से मिल करके पोरफायरिन बनता है, राइट। क्या बनता है? पोरफायरिन बनता है। और ऐसे कितने पोरफायरिन होते हैं? एक हीम में इस प्रकार के 4 पोरफायरिन होते हैं। कितने पोरफायरिन होते हैं? 4। आइए समझते हैं। अटैचमेंट अगर देखें इसका, सबसे पहले आप पाइरोल समझिए ये क्या होता है। ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है पाइरोल। It is a heterocyclic compound of, you can see here this one, it is the structure of pyrrole। ये इसमें नाइट्रोजन एटम होता है। इस तरह से एक सिंगल पाइरोल रिंग है। दिस वन इज द पाइरोल रिंग। You know here this nitrogen atom is having the lone pair on its surface। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे कि लोन पेयर क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन एटम है, ये इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह से ये एक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक रिंग बना रहा है। 4 कार्बन एटम की एक रिंग यहाँ पर बन रही है, राइट। इसमें जो नाइट्रोजन एटम है, इस पर 2 यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस्टेब्लिश कर सकता है। किसके साथ करेगा? आयरन के साथ करेगा। बॉन्डिंग किस प्रकार की होगी वो अभी आप देखेंगे। तो ये एक तो आप समझ गए कि पाइरोल जो कंपोनेंट है हीम का वो ये हो गया। फिर से समझ लीजिए, इसमें 4 कार्बन हैं, लेकिन जब किसी भी रिंग में कार्बन के अतिरिक्त कोई और एक एटम होता है, डिफरेंट एटम, तो ऐसे कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहां पर ये क्या है? एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इट इज हैविंग द कार्बन एटम इन रिंग एज वेल 1 नाइट्रोजन एटम आल्सो। तो ये है पाइरोल रिंग जो आपके सामने हमने अभी आपको दिखाया। दूसरा इसका जो कंपोनेंट होता है वो आयरन होता है। तो आयरन को भी समझ लीजिए, इसका जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज आयरन Fe। लेकिन इस आयरन को हम +2 स्टेज में दिखा रहे हैं। +2 का मतलब ये हो गया कि सिंपली जब कोई भी एटम अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दैट develops the positive charge on its surface and known as cation. Here the iron is also known as cation. The removal of electron from the outer shell is a process of oxidation. Therefore, this iron has removed 2 electrons, so develop 2 positive charge on its surface. It is the cation. ध्यान रहे कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हो तो आपको पता 26 होता है, लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचते कितने हैं? 24 होते हैं।
इस तरीके से अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए, जो कि केमिस्ट्री का मटेरियल है, यहाँ पर हम उतना डिटेल नहीं बता रहे हैं, केवल इतना समझा रहे हैं कि इस तरह से जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है आयरन अपने +2 स्टेज में, तो इसके पास 6 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। दिस आयरन हैज 6 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी कि इस आयरन के पास कितनी वैकेंसी है? इस आयरन के पास 6 वैकेंसी है, 6 हाइब्रिड वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, sp3d2। ऐसे 6 ऑर्बिटल्स वैकेंट हैं और स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए प्रत्येक ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी उस पार्टनर से प्राप्त करता है जिससे कि इसको बॉन्ड बनाना होता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम देखें तो ये पायरॉल इसको सप्लाई करता है। इसका जो नाइट्रोजन एटम होता है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको सप्लाई करता है। तो इस तरीके से जब भी आयरन के साथ इसकी बॉन्डिंग होती है, अब आप यहां पर देखें कि अगर आयरन के 6 वैकेंट ऑर्बिटल को सेटिस्फाई करना है, आयरन के 6 वैकेंट ऑर्बिटल को अगर सेटिस्फाई करना है, जैसे मान लो कि ये आयरन के 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इन पे 6 इलेक्ट्रॉनों की नीड है। ऐसी कंडीशन में जो नाइट्रोजन एटम होते हैं ये क्या देते हैं? ये एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, राइट? ये इनको दे देगा, ये इन्हें दे देगा, ये इनको दे देगा, ये इन्हें दे देगा। लेकिन ये नाइट्रोजन एटम है किसके? ये नाइट्रोजन एटम्स पायरॉल रिंग वाले नाइट्रोजन एटम हैं। कौन से ये नाइट्रोजन एटम हैं? ये पायरॉल रिंग वाले नाइट्रोजन एटम्स हैं। ऐसे कितने पायरॉल रिंग्स यहां पर जुड़ रहे हैं? 4 पायरॉल रिंग एक आयरन के साथ अटैच होते हैं, ठीक? तो इसका जो 4 वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो तो फुल हो जाता है, रिमेनिंग 2 बचेगा। इसलिए 6 बाइंडिंग साइट आयरन के पास है। कितनी यूनिट है? कितनी बाइंडिंग साइट है? 6 बाइंडिंग साइट्स हैं। इनमें से पहला बाइंडिंग साइट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। 4 तो ये पायरॉल रिंग से भर जाती हैं, लेकिन 2 दीज स्टिल रिमेन वैकेंट। दीज आर वेटिंग फॉर समवन। ये इंतजार कर रही हैं किसी दूसरे से बॉन्ड बनाने के लिए। वो कौन है? आई विल टेल यू लेटर इन दिस लेक्चर। तो यहां पर आप समझ लीजिए कि एक कंपोनेंट जो पायरॉल है उसका स्ट्रक्चर ये हो गया, 4 कार्बन और रिंग में एक नाइट्रोजन। चूंकि कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन यहां पर मौजूद है, और जब किसी भी कार्बन चेन के अंदर, साइकिल में, नॉट इन चेन, इन साइकिल, एक रिंग में कार्बन के अतिरिक्त अगर कोई दूसरा एटम भी है तो उसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। तो पायरॉल यहां पर एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसके में कार्बन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी मौजूद है। यू नो दैट नाइट्रोजन हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से 4 पायरॉल रिंग अपने अपने नाइट्रोजन पर उपलब्ध जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ये इन्हें डोनेट कर देते हैं। एंड यू नो, you have seen in the case in bonding chapter in chemistry, the chemical bonding, that if one partner donates 2 electron but other only accept not share, तो ऐसी कंडीशन में जब डोनेशन एक पेयर का एक पार्टनर से दूसरे को होता है तो यहां पर बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर 4 पायरॉल के जो नाइट्रोजन एटम होते हैं ये आयरन के साथ क्या बना लेते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, राइट? अभी यहां पर 2 वैकेंसी ओपन है। ये जो दोनों वैकेंसी है ये किसी दूसरे कंपोनेंट का इंतजार कर रहे हैं, हम अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है? इस तरह से अब आप समझ चुके हैं कि 4 पायरॉल यूनाइट होते हैं किससे? आयरन से। तो देखिए जरा स्ट्रक्चर किस फॉर्म में आता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह आएगा। अगर चारों पायरॉल को यहां पर हम अटैच कर दें तो स्ट्रक्चर कैसा आएगा? यू कैन सी हियर, this one is iron in +2 stage. It has 4 binding sites. कितने बाइंडिंग साइट है? 1 2 3 and 4. Now one nitrogen atom here, this one. जो दूसरा पायरॉल है वो ये है, इसका ये नाइट्रोजन एटम हो गया।
तीसरा पायरॉल ये है, ये इसका नाइट्रोजन हो गया, और चौथा पायरॉल ये है और ये इसका नाइट्रोजन हो गया। अब आपको मालूम है कि इसके ऊपर जो बैठा हुआ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये किसे मिल जाता है, एरो के डायरेक्शन में, ये आयरन को सप्लाई हो जाता है। इस तरह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पर आयरन को सप्लाई हो गया। इस तरह से इसके पास जो 6 साइटें थी, जो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनमें से 4 ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया है। तो कितनी वैकेंसी भर गई इसकी, फुल हो गई। कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स भर गए, तो वो 4 हो गए। अगर हम केवल इतने पर ही रोक दें तो ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है ये, दिस स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। हालांकि डायग्राम में बनाया नहीं गया टेट्राहेड्रल, लेकिन हम लिख रहे हैं कि ये कैसा होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, राइट। अभी फिलहाल जब इसकी 4 साइटें ऑक्यूपाई हो गई हैं तो ऐसी कंडीशन में यह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। हम इसको नाम क्या देते हैं, इसको हम बोलते हैं हीम, पोरफायरिन ऑफ आयरन। क्या बोलेंगे इसको, पोरफायरिन, पोरफायरिन ऑफ आयरन, Fe++। ठीक, कितनी पायरॉल रिंग है। इस तरह से एक हीम में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के कितने पायरॉल हैं, यहां पर कितने पायरॉल हैं, एक पायरॉल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, और बीच में बैठा हुआ सेंट्रल मेटल आयन दैट इज नोन एज आयरन हियर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस प्रकार से ये 4 पायरॉल रिंग हैं। इनके नाइट्रोजन्स अपने ऊपर उपलब्ध जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आयरन को डोनेट कर देते हैं, और इसकी 4 वैलेंसीज आउट ऑफ 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स द 4 गेट फिल्ड। Still 2 are remaining, one the site number 5 and other the site number 6. ओके, क्या इसे हम हीमोग्लोबिन मान लें? जी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन का मतलब हीम प्लस ग्लोबिन। तो जो इसका नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है वो तो हमने डिस्कशन कर लिया, आपको दिखा दिया। ये है, ये क्या है, ये एक हीम है, 4 पायरॉल और एक आयरन से मिल करके, और इसकी अभी इसके 2 वैकेंट ऑर्बिटल्स अभी हैं यहां पर। एक वैकेंट ऑर्बिटल ये है और दूसरा ये है। इनको भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, राइट। ये लोन पेयर कहां से मिलेगा, क्योंकि 4 पायरॉल से तो नाइट्रोजन तो हमने आपको बता दिया कि ये प्राप्त हो गया। अभी इसका जो 5th वैकेंट ऑर्बिटल है, इट इज स्टिल वेटिंग फॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेटर है उसका इंतजार किया जा रहा है। तो ये जो 5वां साइट होता है, यहां जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है यह भी नाइट्रोजन से आता है, लेकिन ये पायरॉल का नाइट्रोजन नहीं होता, ये नाइट्रोजन होता है ग्लोबिन चेन का। यस, हीम के साथ अब हम ग्लोबिन को जोड़ने चल रहे हैं। ग्लोबिन में एक एमिनो एसिड मोनोमर होता है जिसका नाम है हिस्टिडीन। क्या नाम है, हिस्टिडीन। हिस्टिडीन का जो इमिडाजोल रिंग होती है, फिर से सुन लीजिए, ग्लोबिन का पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें एक एमिनो एसिड मोनोमर है जिसका नाम क्या है, हिस्टिडीन। इस हिस्टिडीन में इमिडाजोल रिंग एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बैठा होता है नाइट्रोजन। यह नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसे डोनेट करके ग्लोबिन चेन को हीम के साथ कनेक्ट कर देता है, राइट। अब वो जुड़ता कैसे है, अगर हम यहां पर इस चेन को ये समझें कि ये हमारी ग्लोबिन चेन है, सपोज दैट दिस वन इज द ग्लोबिन चेन, राइट। यहां पर जो एमिनो एसिड बैठा हुआ है, ये एमिनो एसिड कौन सा है, इस एमिनो एसिड का नाम है हिस्टिडीन एमिनो एसिड है, और ये ग्लोबिन चेन है, ये ग्लोबिन चेन है। ग्लोबिन चेन में एक एमिनो एसिड हिस्टिडीन है। इस हिस्टिडीन के इमिडाजोल रिंग पर एक नाइट्रोजन बैठा हुआ है, और इस नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है। तो निश्चित रूप से इस लोन पेयर को डोनेट कर दिया जाता है। किसको मिल जाता है, ये मिल जाता है इस वैकेंट ऑर्बिटल को। किसका वैकेंट ऑर्बिटल है, पोजीशन नंबर 5 पर आयरन का वैकेंट ऑर्बिटल। एक बार फिर से समझ लीजिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल थे, 6 में से 4 ऑक्यूपाइड हो गए, पायरॉल
कि नाइट्रोजन के द्वारा दिए गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अभी भी दो बचे हैं, एक यहां पर है और एक ये पोजीशन नंबर 5 है। दिस वन इज पोजीशन नंबर 5 एंड दिस वन इज पोजीशन नंबर 6। नाउ द पोजीशन नंबर 5 इज ऑक्युपाइड बाय द नाइट्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहां नाइट्रोजन एटम देता है उससे ये भर जाते हैं, और इस तरह से ये आपकी ग्लोबिन चेन है। ये क्या है? दिस वन इज द ग्लोबिन चेन, राइट। अब अगर हम आपको देखें, यहां बताएं आपको, तो आप समझिए कि ये पोर्शन पूरा क्या था? हीम था, और इस हीम के साथ एक ग्लोबिन चेन जुड़ गई है, इसलिए हीम प्लस ग्लोबिन इक्वल्स टू ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ये है, ठीक है। तो इसका जो 5th यूनिट है, इट इज ऑक्युपाइड बाय, जो इसकी 5th साइट है, इट इज ऑक्युपाइड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द नाइट्रोजन एटम व्हिच इज सिटिंग इन द इमिडाजोल रिंग ऑफ द मोनोमर एमिनो एसिड ऑफ ग्लोबिन चेन। जो पॉलीपेप्टाइड यानी ग्लोबिन चेन है, इसमें जो एमिनो एसिड हिस्टिडीन है, उसके इमिडाजोल रिंग में उपस्थित नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और हीम का जो आयरन सेंट्रल मेटल आयन है, इसका 5th जो वैकेंट साइट था वो फुल हो गया, राइट। स्टिल दिस कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। व्हाई? बिकॉज द वन साइट इज वैकेंट हियर अगेन। अभी भी एक साइट यहां पर वैकेंट है। फॉर व्हाट इट इज वेटिंग? किसका इंतजार है? अब यहां पर आपको ध्यान देना है। यह जो साइट है, इसको ऑक्युपाई करने के लिए 3 एजेंट बॉडी में होते हैं। ये जो इसका 6th वैकेंट ऑर्बिटल है आयरन का, इट इज ऑक्युपाइड बाय, दिस साइट इज टेकन अप बाय द फर्स्ट वन, दैट इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और जब ऑक्सीजन यहां जुड़ेगा तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अगर हम इस साइट को ऑक्सीजन से फुल कर दें तो पहले ये हीमोग्लोबिन था, और ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। तो यानी कहने का मतलब यह हो गया कि इस 5वीं साइट पर जो इसका 5th साइट है, दिस 5th साइट, इट इज ऑक्युपाइड बाय, आप समझ लीजिए, इस पर जुड़ने की अभिलाषा ऑक्सीजन की है। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी जुड़ सकता है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी जुड़ सकता है। कितने? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। ये 3 ऐसे हैं जिनसे कि ये हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कनेक्ट हो सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 5th साइट है हीमोग्लोबिन में, हीम में, इट इज ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एज वेल एज नाइट्रिक ऑक्साइड, बोथ, ऑल द 3। तो लेकिन हम हीमोग्लोबिन को जिस रिस्पेक्ट में यहां पर पढ़ रहे हैं वो ऑक्सीजन कैरियर के रूप में पढ़ रहे हैं। यद्यपि ये जो सिंगल साइट है, इस पर जुड़ने के लिए इन दोनों में कंपटीशन होता है, ऑक्सीजन में और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों में कंपटीशन होता है। यानी कहने का मतलब कि दीज 2, ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस, बोथ compete to bind with the same site of hemoglobin, and here the binding capacity of carbon monoxide is much more than that of oxygen. Carbon monoxide is 230 times more stronger than oxygen in binding with this site of hemoglobin, right? कितना? 230 गुना ज्यादा स्ट्रांग है कार्बन मोनोऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन के इस साइट पर जुड़ने के लिए। किस पर? 5th साइट पर। यहां पर जुड़ने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 230 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। अगर इन्वायरमेंट में 1% कार्बन मोनोऑक्साइड भी है तो दिस विल टेक दिस साइट एंड रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम हियर। यहां से ऑक्सीजन को हटाकर इसकी इस साइट को ऑक्युपाई कर लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस वजह से होती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पर हम चर्चा करेंगे, अभी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि हीम प्लस ग्लोबिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक बार फिर से जान लीजिए। हीम एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन में। इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक पोरफायरिन रिंग होती है जिसमें कि सेंट्रल मेटल आयन, दूसरा कौन होता है? आयरन होता है। तो
तो 4 पायरॉल और एक आयरन से मिल करके एक हीम बनता है। इस हीम में आयरन के 5th साइड पर ग्लोबिन चेन जुड़ जाती है, तो फिर ये हीमोग्लोबिन हो जाता है। और इसकी 6th साइड पर जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट अभी हम आगे और डिटेल पढ़ेंगे, बस अब इतना हमें ये जानना है कि क्या हीमोग्लोबिन का ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा हमारे थोड़े से डिस्कशन के बाद, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से जुड़ता है? 4। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें और सपोज दैट दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, देयर शुड बी 4 डिफरेंट साइट्स फॉर बाइंडिंग विद ऑक्सीजन। लेकिन है कितनी? यहां पर तो 6 साइट थी, 6 में से 4 पायरॉल रह गई, एक ले गया ग्लोबिन, केवल एक ही उपलब्ध है, इसलिए इससे केवल एक ऑक्सीजन जुड़ सकता है। अब 2 बातें हैं, एक, या तो ये हीमोग्लोबिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, या फिर इस बात में कोई दम नहीं है कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन जोड़ लेता है। अगर एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन जोड़ेगा तो जगह दिखाओ, केवल एक ही जुड़ रहा है, और हमको चाहिए कितने? 4 जोड़ने हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये हीमोग्लोबिन का या तो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, या फिर यह बात गलत है कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो हम आपको बता दें कि यह बात सही है कि एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है, और यह बात भी सही है कि जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, बट इट इज नॉट कंप्लीट। इट इज 1/4 यूनिट ऑफ 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, राइट? ये केवल इसका 1/4 भाग है, क्योंकि हमें 4 ऑक्सीजन के लिए साइट देना है, और 2 अल्फा और 2 बीटा चेन जुड़ेगी। अगर एडल्ट हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो हमने तो केवल एक ही अल्फा चेन जोड़ लिया। आप चाहो तो इसको अल्फा मान लो, आप चाहो तो इसको बीटा मान लो, लेकिन एक ही चेन तो है। तो फिर बाकी 3 चेन कहां है? फिर बाकी 3 साइट और कहां जिनसे ऑक्सीजन जुड़ेगा? इसलिए यह स्ट्रक्चर जो आपके सामने है ये 1/4 यूनिट है हीमोग्लोबिन का। इट इज नॉट द कंप्लीट स्ट्रक्चर, राइट? या नाउ कम एंड सी दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। इट इज शोन बिलो ऑन हियर ऑन द बोर्ड, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो इसमें 4 पायरॉल हैं। वो कहां कहां हैं? ये पायरॉल नंबर 1, हीम की बात करेंगे, पायरॉल नहीं। किसकी बात करेंगे हम बात कर रहे हैं इसमें, यहां पर अगर हम देखें ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर, अब डिटेल, क्योंकि मैंने आपको यहां पर 4 पायरॉल दिखाया था, 1 2 3 और 4। ये पायरॉल रिंग्स हैं कहां पर? दिस वन, दिस वन 2, दिस वन 3, सॉरी this one 3, and this one 4, and this one is 1/4 part of unit of 1/4 पार्ट आप कह लेंगे। ये एक यूनिट है हीमोग्लोबिन की, 1/4 पार्ट ऑफ कंप्लीट हीमोग्लोबिन। ऐसे ही 4 यूनिट्स, कितनी? 4 यूनिट्स इस स्ट्रक्चर में। और इसमें फर्क किस बात का है? हमने आपको पायरॉल चारों दिखाया, लेकिन इन पायरॉल का कनेक्शन नहीं दिखाया है। तो ये चारों पायरॉल के जो कनेक्शंस हैं ये मेथाइलिन ब्रिज के साथ अटैच होते हैं। ऑल दी पायरॉल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ मेथाइलिन ब्रिज, और वही मेथाइलिन ब्रिज यहां पर दिखाया गया है। 1 2 3 और 4 ये मेथाइलिन ब्रिज हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, राइट? यानी कि ये और ये 4 मेथाइलिन ब्रिज यहां पर बन रहे हैं, जिनकी मदद से 1 2 3 एंड 4 ये पायरॉल रिंग सिंगल आयरन से कनेक्ट हो रहा है, राइट? तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने इस बोर्ड पर है ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन का नहीं। किसका? हीमोग्लोबिन की एक यूनिट का। अब इसी तरीके से कितनी यूनिट हैं? 4 यूनिट हैं। जब 4 यूनिट हो जाएंगी तो आपको फिर 4 आयरन मिल जाएंगे, 16 पायरॉल मिल जाएंगे,
4 हीम मिल जाएंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसको आप समझिए। हीमोग्लोबिन की ये एक यूनिट है। अगर हम देखें कि हमारा, इसको इस तरह से समझें, जैसे सपोज करिए कि ये है, अब इसके 4 कॉर्नर हैं, बीच में कौन बैठा हुआ है, यहां पर आयरन है, और ये 4 कॉर्नर हैं, तो 4 कॉर्नर पे तो 4 पायरॉल जुड़ गया, 1 2 3 और 4। अब इसके बाद अगर हमें देखें तो एक ये साइट है ऊपर, यहां पर, इस साइट पर कौन जुड़ेगा, जहां पर हम उंगली से इशारा कर रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा, और अगर नीचे देखें तो यहां पर कौन जुड़ रहा, इसके साथ एक ग्लोबिन चेन जुड़ रही है, राइट। ऊपर ऑक्सीजन, नीचे ग्लोबिन चेन, नीचे वाली यूनिट 5th यूनिट है, ऊपर 6th है, 1 2 3 एंड 4, ये 4 पायरॉल है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, और हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन के जुड़ने की जगह कहां पर है। चलिए, और हम ऑक्सीजन को ये दिखा देते हैं, दिस, ये ऑक्सीजन अटैच हो गया, और चलिए हम आपको ग्लोबिन चेन दिखा देते हैं, ये है, ये ग्लोबिन चेन है जो यहां पर दिखाई गई है, ठीक है। तो ये हो गई ग्लोबिन चेन, ये हो गया ऑक्सीजन, ये 6th यूनिट है इस आयरन की, ये 5th यूनिट है, और 4 के साथ पायरॉल जुड़ा है, और ये हीमोग्लोबिन का 1/4 पार्ट है, यानी कि हीमोग्लोबिन की एक यूनिट है। ध्यान रहे कि ऐसी ही कितनी यूनिट्स होंगी, 4। देयर आर 4 सच यूनिट्स यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म 1 कंप्लीट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, राइट। अब इस तरीके से अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करें, अब जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जो संभावित क्वेश्चंस होंगे, उनको आप नोट करेंगे एक जगह पर। इन पर जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, अब आप यहां पर समरी बना लीजिए टोटल अब तक के डिस्कशन का। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल हैज 4 हीम। कितने हीम हैं, 4 हीम्स हैं। एक हीम में कितने पायरॉल हैं, 1 हीम, ये हीम दिखाया गया यहां पर, कितने पायरॉल हैं, 4 पायरॉल्स। देन 1 hemoglobin has 16 पायरॉल्स। एक हीमोग्लोबिन में कितने पायरॉल होंगे, 16 पायरॉल होंगे। 4 हीम्स, 4 पायरॉल एक हीम में है, 4 हीम यहां पर पाया जा रहा है। आप कहेंगे कि साहब आयरन कितने होंगे, देयर आर 4 आयरन्स, Fe++ आयंस। कितने आयन हैं, 4 आयरन यहां पर मौजूद हैं। कहां पर, एक हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं, ये 1/4 हीमोग्लोबिन है, एक यूनिट है, ऐसी 4 यूनिट होंगी। तो चारों मिला के अब टोटल अगर हम देखें तो 4 हीम हो गए, एक हीम में 4 पायरॉल, तो 16, आपको 16 पायरॉल्स मिल गए। और एक हीम में एक आयरन होता है, तो टोटल 4 आयरन हो गए। अब आपको मालूम है कि कितने बाइंडिंग साइट्स होंगे, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये कहां बाइंड करेगा, बाइंड्स टू 6th साइट ऑफ आयरन Fe++ ऑफ हीम। हीम में जो सेंट्रल मेटल आयन आयरन है उसके 6वीं साइट पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है, 6th साइट पर, ठीक। अब अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाता है, पहले ग्लोबिन की बात कर लीजिए। ग्लोबिन चेन यूनाइट्स टू Fe++ at its 5th साइट। कहां पर अटैच हो रहा है, ये इसके 5वें साइट पर अटैच हो रहा है। इस तरह से ये एक समरी हो गई कि अगर आपसे पूछा गया कि एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन हैं, 4 हैं। एक हीमोग्लोबिन में कितने हीम हैं, 4 हैं। कितने पायरॉल हैं, 16 हैं। ऑक्सीजन कहां जुड़ रहा है, हीम के आयरन के 6th साइट पर अटैच हो रहा है। ग्लोबिन कहां जुड़ रहा है, हीम के आयरन के 5th साइट पर जुड़ रहा है, राइट। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन इज नॉट ओनली द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन बट इट इज ऑल्सो द कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हो तो मैं इसे मिटा दूंगा और आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आइए और देखिए कि आयरन जो है
ये कंपोनेंट इसका हीम है और ये कंपोनेंट इसका ग्लोबिन है। ग्लोबिन के साथ कनेक्ट होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कितने मॉलिक्यूल, एक ग्लोबिन चेन से एक कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा और एक हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन चेन होती कितनी है, 4। कितनी होती है, 4 ग्लोबिन चेन्स। और एक ग्लोबिन चेन से एक कार्बन डाइऑक्साइड कनेक्ट हो रहा, तो देयर आर 4 बाइंडिंग साइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। एंड हियर कौन कौन से कंपाउंड इससे जुड़ सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। इस पे ये 3 कॉम्पिटिटर हैं जो हीमोग्लोबिन के हीम में जो आयरन है उससे अटैच होने के लिए ऑक्सीजन भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी है। ध्यान रहे कि कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज 230 टाइम्स मोर एफिशिएंट in binding with the heme than ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है उससे 230 गुना स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर आपके इन्वायरमेंट में, इमीडिएट इन्वायरमेंट में जहां पर आप रहते हैं, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें उपलब्ध है तो फिर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं, जिसे हम और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के चैप्टर में, और आपको बताएंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का साइड इफेक्ट क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे हाइपोऑक्सेमिया की कंडीशन बनती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे उस चैप्टर में। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग एक सेपरेट टॉपिक होगा और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। बस केवल यहाँ पर अभी इतना जान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 1% भी इन्वायरमेंट में है तो ये फिर ऑक्सीजन को हटा करके इसकी जगह ले लेता है और आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न कर देता है, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ उसको हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सेज बनते हैं वो कौन कौन से हैं, इधर का मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए ये जो नीट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन to hemoglobin is not oxidation process, not the oxidation process, but it is oxygenation of hemoglobin. Oxygenation of hemoglobin। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी बाइंडिंग से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन ऑलवेज +2, ये हमेशा +2 रहेगी। ड्यू टू द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज नॉट गोइंग टू चेंज, Therefore, it is not the oxidation, हम इसे ऑक्सीजिनेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीजिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आज के हमारे इस लेक्चर में यहीं तक।
अब अगला लेक्चर जो हम लेंगे, अभी हीमोग्लोबिन का पार्ट 2 हम लेंगे और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन में जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या हैं, इनसे संबंधित बीमारियां, इन सब पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। आज हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नीट के विद्यार्थियों के लिए खास करके जो हमने आपको समरी बना दिया है कि एक हीमोग्लोबिन में कितने पायरॉल रिंग होती है, कितने हीम होता है, कितने आयरन होते हैं, कौन किससे अटैच हो रहा है, ये सारा डिस्कशन किया है। तो इस तरीके से ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से तमाम सवाल आपको नीट में आएंगे और उम्मीद है कि आप बेहतर कर लेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। अपने अगले लेक्चर में हम हीमोग्लोबिन से जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, इससे आरबीसी के शेप पर क्या चेंज होता है, और भी तमाम प्रकार की बीमारियां जैसे थैलेसीमिया है, एनीमिया है, इन सब के बारे में डिस्कशन अगले लेक्चर में अपने हम करेंगे। राइट। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो और अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। निश्चित रूप से आप अगर ऐसा करेंगे तो हमारे जो नए नए वीडियोज़ हैं ये आपको समय से प्राप्त होते रहेंगे और मैं भी मनोबल बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे लेक्चर में डालने का प्रयास करूंगा। और इसी तरीके से हम आपको लगभग सभी चैप्टर्स में जो जितना भी नीट से संबंधित क्वेश्चंस हैं ये अपने आप को निश्चित रूप से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे बहुत आसानी से, स्मूथली, सरफेस पर सारी बातें हमने बता दिया है किन किन से संबंधित सवाल बनते हैं। ठीक है, थैंक यू।